welcome to Brain Roots IAS. Today we will study land inequality in India. देखिए, जमीन, ग्रामीण भारत में जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं है. इट्स नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एसेट. असल में ये रोजी रोटी, सामाजिक हैसियत और पॉलिटिकल पावर यानी कि लाइवलीहुड, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पावर का एक पावरफुल सिंबल है. तो आप खुद सोचिए, जब इसी जमीन के बंटवारे में इतनी ज्यादा असमानता हो तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं. यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बेहद क्रिटिकल टॉपिक है. ये सीधे जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज और जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी से जुड़ता है. तो चलिए इसका एक एनालिटिकल डीप डाइव शुरू करते हैं. आज के डिस्कशन को हम एकदम सिस्टमैटिकली अप्रोच करेंगे. सबसे पहले विल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम कि ये समस्या है कितनी गहरी. फिर हम इसके रीजनल पैटर्न्स को मैप करेंगे, इसके मूल कारणों यानी रूट कॉजेस को एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद इसके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करेंगे, सरकारी कदम यानी पॉलिसी एक्शंस को रिव्यू करेंगे और आखिर में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इस पर चर्चा करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से. हाल ही में आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट ने कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं. These numbers don't just tell a story, they quantify the stark reality of India's land divide. इस नंबर पर जरा गौर कीजिए. 46%. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भारत के गांव में रहने वाले लगभग आधे परिवार, नियरली हाफ ऑफ ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स, पूरी तरह से लैंडलेस हैं. उनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है. उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से वेज लेबर यानी दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है. ये आंकड़ा सिर्फ लैंडलेसनेस के अस्तित्व को ही नहीं बल्कि उसके विशाल स्केल को दिखाता है. अब इस नंबर को पिछले आंकड़े के साथ रखकर देखिए. सोचो, एक तरफ देश की 46% ग्रामीण आबादी लैंडलेस है और दूसरी तरफ देश की कुल ग्रामीण जमीन का 44% हिस्सा सिर्फ टॉप के 10% परिवारों के पास है. दिस रिवील्स एन एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ क्रिटिकल एसेट. यही है भारत में लैंड इनइक्वालिटी की जमीनी हकीकत. एक ही गांव में दो अलग अलग भारत. अब इस इनइक्वालिटी को नापने के लिए इकोनॉमिस्ट एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं द जीनी कोएफिशिएंट. इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए. द जीनी कोएफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी. ये एक स्केल है फ्रॉम 0 to 100. अ स्कोर ऑफ 0 यानी 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी. सोचिए, एक पार्टी में केक है और सबको बिल्कुल बराबर हिस्सा मिला है. और स्कोर ऑफ 100 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी. एक ही आदमी को पूरा केक मिल गया और बाकी सबको कुछ नहीं. अब एट द विलेज लेवल इंडियाज लैंड जीनी कोएफिशिएंट कितना है? इट्स 71.1. दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई नंबर जो कंफर्म करता है कि इनइक्वालिटी का लेवल सिवियर और अलार्मिंग है. अच्छा, अब सेक्शन 2 में यह समझना जरूरी है कि यह प्रॉब्लम पूरे देश में एक जैसी नहीं है. द स्टोरी ऑफ लैंड इनइक्वालिटी इज इन यूनिफॉर्म. ये स्टेट टू स्टेट बहुत ज्यादा बदल जाती है. हर स्टेट की अपनी एक अलग कहानी है, अपने अलग हिस्टोरिकल और सोशल कारण है. लेट्स सी हाउ. ये चार्ट इस रीजनल वेरिएशन को बिल्कुल साफ दिखाता है. देखिए, केरला में गिनी कोएफिशिएंट लगभग 90 है, विच इज नियर मैक्सिमल इनइक्वालिटी. अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि केरला तो अपने हाई सोशल इंडिकेटर्स के लिए जाना जाता है. वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका और राजस्थान जैसे स्टेट्स में ये 65 से कम है, मतलब वहां असमानता कंपैरेटिवली कम है. दिस हाईलाइट्स द इमेंस रीजनल वेरिएशन इन द प्रॉब्लम. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं, द पंजाब पैराडॉक्स. हम सब जानते हैं कि पंजाब अपनी हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए फेमस है. इट्स द एपिसेंटर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. लेकिन पैराडॉक्स यानी विरोधाभास ये है कि पंजाब में करीब 73% रूरल हाउसहोल्ड्स लैंडलेस हैं. आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई, अ बिग प्लस, लेकिन उसने मैकेनाइजेशन और इनपुट कॉस्ट्स को भी बहुत बढ़ा दिया. छोटे किसान इस रेस में पिछड़ गए, कर्ज में डूब गए और आखिर में उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी. दिस फोर्सेस अस टू आस्क अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर आवर मेन आंसर. डज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड टू इक्विटेबल डेवलपमेंट? यह हमें इस विश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर लाता है, सेक्शन 3. आखिर इस असमानता की जड़ें कहां है? इसके पीछे क्या कारण है? वी कैन आइडेंटिफाई 3 प्राइमरी ड्राइवर्स, नेचर, हिस्ट्री एंड मार्केट्स. लेट्स अंडरस्टैंड देम. आइए इस टेबल को डिटेल में समझें. फर्स्ट, नेचर. जहां जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है, फॉर एग्जाम्पल द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, उसकी कीमत भी ज्यादा होती है. This land with high agricultural productivity naturally attracts more investment and consolidation.
इस कंपटीशन में छोटे किसान अक्सर पीछे रह जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रेस सेल्स में अपनी जमीन गंवानी पड़ती है। सेकंड, हिस्ट्री, हमारी कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिश एरा लैंड टेन्योर सिस्टम्स ने ऐसी असमानता पैदा की जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। एंड थर्ड, मार्केट्स। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, अर्बन सेंटर्स के पास की जमीन की कमर्शियल वैल्यू आसमान छूने लगती है, लीडिंग टू इट्स एक्विजिशन बाय द वेल्दी एंड फर्दर कंसोलिडेशन। लेट्स delve a little deeper into the historical aspect. जिन इलाकों में जमींदारी सिस्टम था, let me explain this in English for clarity. The zamindari system was a land revenue system where a landlord, the zamindar, was responsible for collecting revenue for the British from the cultivators. Effectively, they became the owners of vast tracts of land. तो इस सिस्टम ने जमीन को कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इसके कंपैरिजन में जो इलाके प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा थे, वहां अक्सर अलग और कभी-कभी लेस एक्सप्लॉयटेटिव लैंड अरेंजमेंट्स थे, जिसके कारण वहां आज कंपैरेटिवली कम इनइक्वालिटी दिखती है। और इसके दो और क्रिटिकल डायमेंशंस हैं। फर्स्ट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। रिसर्च बिल्कुल साफ तौर पे दिखाती है कि ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। जिन गांवों में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां लैंड इनइक्वालिटी भी ज्यादा है। दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन फ्रॉम लैंड ओनरशिप। एक क्लासिक एग्जाम्पल जिसे हम क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी कहते हैं। सेकंड, मार्केट फोर्सेस। जैसे जैसे एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो रहा है, छोटे किसान जो कर्ज और मार्केट फ्लक्चुएशंस के प्रेशर में रहते हैं आर ऑफन फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड, और इससे वो उसी जमीन पर एक मजदूर बन जाते हैं जिसके वो कभी मालिक थे। तो हमने प्रॉब्लम और उसके कारण समझ लिए। अब सबसे अहम सवाल, सो व्हाट? इस असमानता के परिणाम क्या है? सेक्शन 4 इसी पर फोकस करेगा। इसका असर एक रिपल इफेक्ट की तरह होता है जो हमारे पूरे समाज पर पड़ता है। लेट्स सी हाउ। ये इनइक्वालिटी एक विशियस साइकिल बनाती है जिसके 3 बड़े परिणाम हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स अक्सर अंडर कल्टीवेटेड रहते हैं, यानी उन पर ठीक से खेती नहीं होती, जबकि लैंडलेस हाउसहोल्ड्स के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई एसेट ही नहीं होता। सो इनइक्वालिटी इज नॉट जस्ट अनफेयर, इट्स ऑल्सो इनएफिशिएंट फॉर द इकोनॉमी। सेकेंड, इट रीइंफोर्सेस द सोशल हायरार्की। लैंड ओनरशिप एक सोशल स्टेटस तय करता है। इसके बिना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को क्रेडिट, बेहतर एजुकेशन और दूसरे अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहना पड़ता है। एंड फाइनली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रांसलेट्स इनटू स्क्यूड पॉलिटिकल पावर। जमीन का कंसंट्रेशन सीधे सीधे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कंसंट्रेशन बन जाता है, खासकर लोकल गवर्नेंस और पंचायत में। इतने गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो जाहिर है सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए कदम तो उठाए ही होंगे। अब देखते हैं कि सरकारों ने इन सब सालों में क्या किया है। दिस इज सेक्शन 5, पॉलिसी एक्शंस एंड गैप्स। कोशिशें आजादी के आसपास ही शुरू हो गई थी। इन द 1950s फोकस था ऑन द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इसका मेन गोल था जमींदार को हटाना और खेती करने वाले कल्टीवेटर को स्टेट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाना। 1951 में आई भूदान मूवमेंट, विच वॉज अ वॉलंटरी लैंड गिफ्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। फिर काफी सालों बाद 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया। दिस इज अ लैंडमार्क लॉ दैट recognizes द लैंड राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। इन 2008 DIRRMP लॉन्च हुआ, यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसका मकसद है आधुनिक और ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड्स बनाना। और 2013 में राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन इन लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ, ताकि लैंड एक्विजिशन के टाइम फेयर कॉम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन इंश्योर किया जा सके। तो सवाल उठता है कि इतनी पॉलिसीज के बावजूद समस्या इतनी विराट क्यों है? क्यों इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही? द कोर इश्यू लाइज इन द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन। लैंड रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन बहुत कमजोर रहा है। इसमें पावरफुल लैंड ओनिंग लॉबीज का पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एक बड़ा कारण रहा है। कई इलाकों में लैंड रिकॉर्ड्स अभी भी इनएक्यूरेट और आउटडेटेड हैं। मार्केट फोर्सेस लगातार लैंड को कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इन सब के ऊपर हैं डीप रूटेड सोशो कल्चरल बैरियर्स। These points are absolutely crucial for a critical analysis in your answers. ये हमें हमारे डिस्कशन के आखिरी और सबसे कंस्ट्रक्टिव पार्ट पर लाता है, सेक्शन 6, द वे फॉरवर्ड। तो चलिए देखते हैं कि किया क्या जा सकता है। सोल्यूशन के लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए होगा। सबसे पहले वी नीड टू स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। सेकंड, हमें कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग जैसे मॉडल्स को प्रमोट करना होगा। इससे छोटे किसान अपने रिसोर्सेस को पूल करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हैं। थर्ड, उनके लिए क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स तक एक्सेस बढ़ाना होगा।
फोर्थ, DILRMP जैसे प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाकर लैंड रिकॉर्ड्स को आधुनिक और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। एंड फाइनली, सबसे जरूरी, हर लैंड रिलेटेड पॉलिसी के सेंटर में सोशल इंक्लूजन और इक्विटी, खासकर महिलाओं और वंचित समूहों के लिए होनी ही चाहिए। अंत में इस बात को हमेशा याद रखिए, लैंड इनइक्वालिटी इज नॉट मियरली अबाउट द ओनरशिप ऑफ अ फिजिकल एसेट। यह शक्ति की, अवसर की और पूरे ग्रामीण भारत के भविष्य की बात है। इट इज अबाउट पावर, अपॉर्चुनिटी एंड द वेरी फ्यूचर ऑफ रूरल इंडिया। और इस स्ट्रक्चरल चैलेंज से निपटना ट्रूली इंक्लूसिव डेवलपमेंट हासिल करने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.